एवरीवन, वेलकम टू बेड एक्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे सीजीएल में पेपर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका साहित्य निर्धारित कवि। इसमें हम लोग बेसिकली सूरदास जी के जीवनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर आप इन सारे एमसीक्यू को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो है आपका कि उद्धव की योग संबंधित बातें गोपियों को कैसी लगती है। तो उद्धव की योग संबंधित बातें जो है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है। बताइए किस प्रकार धारण किया है। तो गोपियों ने कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से, सभी से धारण किया है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है। इसे हम लोग पिछले पार्ट में भी पढ़ा है। तो जकरी शब्द का अर्थ होता है रटना, किसी भी चीज़ का रट लगाना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। बताइए किसे देने की सलाह दी है। तो देखिए गोपियों ने योग रूपी व्याधि जो है वो उसे देने की सलाह की है जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। बताइए। तो मधुकर शब्द का प्रयोग जो है ना वो बेसिकली उद्धव के लिए हुआ है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कृष्ण व्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए। तो देखिए गोपियों का मन जो है ना वो श्री कृष्ण जो है वो जाते समय चुरा ले गए। कहाँ से? व्रज से जाते समय ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। ये सारा क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है ना। तो देखिए गोपियों के अनुसार सच्चा धर्म वो है जो प्रजा का पालन करता हो, प्रजा के सुखों का ध्यान रखता हो और साथ ही साथ प्रजा को बिल्कुल ना सताता हो। उपर्युक्त सभी जो है ये आपका सच्चा राजधर्म का कार्य होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हरि है राजनीतिक पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द की शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें बेसिकली व्यंजना शब्द की शक्ति का प्रयोग हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास का जन्म कब हुआ। बताइए। तो सूरदास का जन्म जो है ना वो आपका सन 1478 में हुआ है। वहीं सूरदास की मृत्यु कब हुई है। तो सूरदास की मृत्यु जो हुई है ना वो आपका कब हुई है। बताइए। तो वो आपका 1583 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1583 ईस्वी में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सूरसागर में लगभग कितने पद हैं। बताइए सूरसागर में कितने पद हैं। तो लगभग 500 पद है ना। सूरसागर में कितने पद हैं? 500 पद है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरदास की है ना, सूरदास की नहीं है। बताइए। तो सूरदास की जो रचना नहीं है ना वो है आपका साहित्य अमृत। देखिए सुरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ये सारा आपका सूरदास का रचना है, बट जो नहीं है वो है आपका साहित्य अमृत जो है वो आपका सूरदास की रचना नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है। बताइए। तो सूरदास ने अपने साहित्य में श्री कृष्ण को प्रमुखता दी है। किसे प्रमुखता दी है? श्री कृष्ण को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। बताइए किस रस की प्रधानता है। तो जी हाँ, सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है। बताइए किस भाषा की प्रमुखता है। तो देखिए सूरदास के ना साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। बताइए गुण की बात हो रही है ना। तो सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? माधुर्य गुण की प्रधानता है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो उन्होंने उस पर व्यंग करने के लिए ऐसा किया है, कहा है ना। ऐसा कहकर बेसिकली गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोपियों ने उद्धव को अनासक्त रहने की तुलना किससे की है। बताइए किससे की है। तो देखिए गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना जो है वो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की है ना। जो उसके
साथ होते हुए भी उसको छू नहीं पाता है, उससे की है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, इसे हम लोग पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है। बहुत ईजी है, उन्होंने वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भोरी कहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि समूझी बात कहत डैश के समाचार सब पाए, उचित शब्द की पंक्ति का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका उचित शब्द। देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ पंक्ति लिखा गया है, इस पंक्ति को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे ये पार्ट जो है वो मधुकर के बाद ये संपन्न हुआ कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, ये इसका उचित जो है वो पंक्ति को पूरा करने का शब्द हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो उद्धव से लेकर के आपका ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, गर चाटी जो पागी में ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया। पंक्ति में आपको देख के बताना। तो उद्धव को न बड़भागी जो है वो गोपियों के द्वारा कहा गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अप्रस्त शब्द का क्या अर्थ होता है। बताइए अप्रस्त शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसके अनुसार अप्रस्त शब्द का अर्थ जो है वो आपका अनासक्त होता है। वहीं नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। बताइए किससे की है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है वो कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से की है। ये सारा आपका साहित्य निर्धारित कवि से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रीवियस क्लास को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप फटाफट सारे पार्ट को एक लाइन से स्टडी कर लीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारा टॉपिक वाइज क्लियर करने का कोशिश कर रही हूँ। पहले हम लोग विद्यापति के बारे में पढ़े, फिर कबीरदास के बारे में पढ़े, अब हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग कोई और कवि के बारे में स्टडी करेंगे जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है और पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं इस पार्ट को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।